लक्ष्मी सांवली रंगत की एक कम उम्र और निहायत पुरकशिश लड़की थी। उसके बाल घुटनों से नीचे तक लंबे थे। उसकी सबसे बड़ी विशेषता उसकी जादुई, मंत्रमुग्ध करने वाली बड़ी-बड़ी आंखें थीं, जिन पर किसी की भी निगाह पड़ते ही वह उसके जादू में जकड़ कर रह जाए। उसकी सांवली रंगत में घुला नमकीन पानी का सौंधापन उसे दूसरी लड़कियों से अलग बनाया करता था। उसकी आदत थी कि वह रोजाना शाम के वक्त नहाया करती और शाम के वक्त छत पर चली जाती। उसे अपने बाल खुले रखने का इस हद तक शौक था कि उसने कभी भी बाल नहीं बांधे थे। माँ बहुत कोशिश करती कि वह बाल बांधा करे, लेकिन वह हमेशा ही हंसकर टाल दिया करती। वक्त वैसे भी जल्द गुजरता है, लेकिन हुस्न वाली लड़की हो तो फिर वक्त शायद ज्यादा तेजी से गुजरता है। सायरा भी बहुत जल्द इस उम्र की हो गई कि उसकी शादी की बातें होने लगीं। फिर एक दिन उसकी शादी तय हो गई। जब से सायरा की शादी तय हुई, तो उस पर निखार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था और आखिर शादी का दिन आ ही गया। शादी की गहमागहमी शुरू हो गई। शादी की रस्में भी शुरू हो गईं, लेकिन सायरा की शाम को छत पर जाने की रूटीन, दिनचर्या, वही रही। मेहंदी की रात उसे उपटन लगा दिया गया और सारा दिन इसे छत पर जाने का मौका न मिल सका था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत में बहुत बेचैनी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कहीं दूर से कोई धीरे-धीरे से उसे पुकार रहा है। पुकारने वाले की आवाज जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही थी, जिसमें कुछ ऐसी चाहत थी कि सुनकर उसकी तबीयत उदास और बोझिल होने लगी। फिर वह खुद ब खुद ही सीढ़ियों की तरफ चल पड़ी। घर चूंकि मेहमानों से भरा पड़ा था, इसलिए किसी ने इसकी गैर हाजिरी महसूस न की। सर्दियों की कंपकंपाती हुई सबसे ठंडी रात थी। मेहमानों के लिए बिस्तर लगाने का वक्त आया, तो इसकी छोटी बहनें छत पर मौजूद स्टोर से बिस्तर निकालने गईं। उनकी चीख से पूरा घर गूंज उठा। सायरा छत पर बेहोश पड़ी थी। शादी में आए हुए सभी मेहमान परेशान हो गए और परेशानी इससे बढ़ गई कि उसके हाथ पांव मुड़ गए थे। लक्ष्मी की मां ने उसके हाथ पैर मसलना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता सायरा को होश आने लगा। खुदा के करम से उसकी तबीयत संभलती चली गई और कुछ ही देर में वह गहरी नींद सो गई। घर में इस सूरत हाल पर शदीद खौफ का आलम था। सबके चेहरों पर बेपनाह चिंता थी, मगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर के चेकअप ने उसे मुकम्मल सेहतमंद करार दिया। शादी के बाद विदा होकर वह एक दूसरे शहर आ गई, जहां इसका घर शहर से कुछ दूर एक गैर आबाद इलाके में था। वहां बहुत ही कम घर बने हुए थे और वह भी एक दूसरे से काफी फासले पर। ये दो मंजिला घर देखने में बहुत पुराना था। इसकी तामीर में गुजरे वक्त की अजमत की निशानियां छुपी थीं। इस जगह पर कुल 4 घर थे और सामने एक खुला मैदान और कोई 600 कदम दूर एक कब्रिस्तान, जिसमें बमुश्किल 12 से 15 कब्रें होंगी। इस कब्रिस्तान से मुत्तसिल एक 4 दीवारी भी थी। वह भी एक कब्रिस्तान था जो गैर मजहबी पूर्वज का था। इसके अलावा जो आबादी थी वह भी कम थी, लेकिन यहां से कम आधा किलोमीटर दूर थी। सायरा का कमरा ऊपर वाली मंजिल पर था। घर की दाएं वाली दीवार के बाहर जो पेड़ था, वह ऊपर आते हुए उनके कमरे की खिड़की के बिल्कुल सामने नजर आता था। पेड़ इससे भी बुलंद था, जो खिड़की से ऊपर जाते हुए छत तक पहुंच जाता था। शादी से पहले सायरा के साथ एक मसला था कि कभी कभार वह सोते में घबरा कर उठ बैठती और चीखें मारना शुरू कर देती। यह सिलसिला शादी के बाद भी जारी रहा, लेकिन ससुराल वालों ने भी उसके इस मसले को ज्यादा अहमियत न दी कि अक्सर लोग सोते में डर जाते हैं। लेकिन एक दफा यह मामला गंभीर हो गया। जब इसी तरह वह चीखें मारती हुई जागी, तो इसका शौहर भी चीख मारकर बैठ गया। सभी घरवाले भागते हुए उनके कमरे में आ गए। सायरा की तो समझ आ गई, लेकिन इसके शौहर ने क्यों चीख मारी, इस बारे में सब चिंतित थे। इसका शौहर कमर पर हाथ रखे बैठा था। इसके चेहरे पर दर्द के आसार नजर आ रहे थे। इसकी कमीज उठाकर जब कमर देखी गई, तो इस पर बहुत बड़े साइज की उंगलियों के नीले रंग के निशान थे। नीले रंग के इसलिए कि जब बहुत जोर से थप्पड़ मारा जाए तो उस जगह पर खून जम जाता है। किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। इस रहस्यमय वाक्य से तमाम लोग डर गए। सलीम, लक्ष्मी का शौहर, बहुत फिक्रमंद था। लक्ष्मी की जो हालत थी वह तो अलग बात थी, लेकिन जब इसकी कमर पर थप्पड़ का निशान पड़ा तो वह दुविधा में पड़ गया। वह हकीकत पसंद इंसान था। इसके जहन में 2 बातें थीं। एक यह कि वाकई किसी और मखलूक ने ऐसा किया है, और दूसरा यह कि लक्ष्मी ने सोते में मानसिक तनाव की वजह से इसकी कमर पर थप्पड़ मार दिया,
सलीम ने फैसला किया कि छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, जिसके बाद इसे वापस दुबई चले जाना है, तो बेहतर रहेगा कि वह लक्ष्मी को लेकर हनीमून के लिए निकल जाए। इसने 2 जगहों का फैसला किया, पहले शिमला, फिर वहां से लद्दाख। लद्दाख से सीधा वापस दिल्ली में रिश्तेदारों के यहाँ ठहरना था और लद्दाख में होटल में ठहरना था। वो शिमला में वह बहुत जगहों पर घूमे। लक्ष्मी को सबसे ज्यादा बर्फ के पहाड़ देखते हुए बहुत मजा आया। जिस वक्त यह लोग पहुंचे तो इक्का दुक्का लोग मौजूद थे, जिसकी वजह से वीरानी ज्यादा छाई हुई थी। यहां पहुंचने के बाद से ही लक्ष्मी की हालत अजीब सी हो रही थी, लेकिन इसने किसी पर जाहिर न होने दिया। सलीम अपने कजन के साथ नमाज अदा करने चला गया और वह दूसरी महिला के साथ वहीं पर ईंटों के बने तारीखी फर्श के एक कोने पर बैठ गई। वह बैठी रही और दूसरी औरत इधर उधर टहलने लगी। लक्ष्मी ने ध्यान में घुटने पर कोहनी टिकाए और हाथ पर ठोड़ी रखे किसी गहरी सोच में गुम बैठी थी कि अचानक इसके सामने एक मलंग बच्चा आ खड़ा हुआ, जिसका पहनावा अजीब सा था। इसने पीले रंग की धोती सी बांध रखी थी और ऊपर फटा पुराना सा लंबा डीला वस्त्र। गले में अलग अलग रंगों की ढेरों मालाएं थीं। वह बच्चा शायद 12 से 13 साल का होगा। वह उसके सामने खड़ा होकर बजाय कुछ मांगने के अपनी लाल अंगारा आंखों से मुसलसल इसे घूरे जा रहा था। सायरा ने इसे नजरअंदाज करते हुए अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन वह घूमकर इस तरफ सीधा उसकी आंखों के सामने जा खड़ा हुआ। बहुत ही रहस्यमय सा अंदाज था उसका। वह बिल्कुल खामोश खड़ा था, लेकिन एक बदलाव यह आई कि उसने मुंह से कुछ कहे सुने बगैर अपना हाथ उसके सामने फैला दिया। लक्ष्मी ने न चाहते हुए भी इसे कुछ न दिया और कहा कि माफ करो, लेकिन वह बार बार मना करने के बावजूद वहां से गया नहीं, बल्कि वहीं घास पर एक साइड पर बैठकर उसे घूरना शुरू कर दिया। लक्ष्मी को बच्चे बहुत प्यारे लगते थे, लेकिन इस बच्चे की नजरों में कुछ ऐसा भाव था जिससे लक्ष्मी अंदर ही अंदर सिमटी जा रही थी। डरी सहमी सी वह नजरें झुकाए बैठी थी कि अचानक वह मलंग बच्चा अपनी जगह से उठा और एक लम्हे में ही आगे बढ़कर सायरा के पैरों को छू लिया। पैरों को छूते ही उसने खड़े होकर वस्त की हालत में धमाल डालना शुरू कर दी। धमाल एक विशेष अंदाज का डांस है, जिसे आम जुबान में हाल खेलना कहते हैं, जिसमें नाचने वाला अपने आप में गुम होकर अर्ध बेहोशी की हालत में नाचता रहता है। वह बच्चा तो नाच रहा था, लेकिन इसके पैरों को छूने के बाद से लक्ष्मी को अपना अस्तित्व, शरीर भारी होता महसूस हुआ। सलीम और उसका कजन भी आ गए, लेकिन लक्ष्मी का वजूद इतना भारी हो चुका था कि उससे अपनी जगह से हिला भी नहीं जा रहा था। वह डरी हुई नजरों से इस बच्चे को नाचते हुए देखे जा रही थी। चारों तरफ से तेज हवा चलना शुरू हो गई। हवा के चलने से दरख्तों और करीबी दीवारों से सीटियों की आवाजें सुनाई देने लगीं। ये एक ऐसा माहौल था जिसने चारों तरफ खौफ की एक चादर सी फैला दी थी। सलीम ने लक्ष्मी को कई दफा आवाज दी, लेकिन वह एकटक इस बच्चे को ही देखे जा रही थी। उसने जब देखा कि लक्ष्मी का ध्यान मुसलसल इस मलंग बच्चे की तरफ है, तो उसने बच्चे को रोकने की कोशिश की। बहुत दफा रोकने के बावजूद जब उसने कोई तवज्जो न की, तो सलीम ने आगे बढ़कर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। तमाचा मारते ही वह बच्चा भागकर करीबी कमरे के पीछे गुम हो गया। इसका नाच रुकते ही हवा भी थम गई। वातावरण में सीटियों की आवाजें भी बंद हो गईं और माहौल एकदम पुरसुकून हो गया। बच्चे के अचानक गायब होने और माहौल के पुरसुकून होते ही सलीम ने देखा कि लक्ष्मी को अब होश आया है और वह तेजी से सांसें ले रही है। उसे तुरंत सहारा देकर उठाया गया। इस वाक्य से सभी लोग गहरे सदमे में थे, लेकिन किसी ने उस अजीब मंजर के बारे में कोई बात नहीं की। वहां से फौरन निकलने का फैसला किया गया। वह वापस रिश्तेदार के घर पहुंचे। रात भर घर में एक अजीब सी खामोशी छाई रही। सलीम के मन में अब शक यकीन में बदलने लगा था कि लक्ष्मी पर अप्राकृतिक असर है, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से यकीन नहीं करना चाहता था। उसने अगली सुबह ही लद्दाख जाने का फैसला किया ताकि लक्ष्मी का दिमाग व्यस्त रहे और वह इन वाकयात को भूल जाए। अगले दिन सुबह वह लद्दाख के लिए रवाना हो गए। दिल्ली की गर्मी से निकलकर लद्दाख की हसीन वादियों और सर्दी ने लक्ष्मी को कुछ राहत दी। लद्दाख पहुंचकर उन्होंने एक पुराने लेकिन खूबसूरत होटल में कयाम किया। होटल की खिड़कियों से बर्फ से ढकी चोटियों का नजारा बेहद दिलकश था।